सवाल यही होता है, क्योंकि किसानों को जब मैं बातचीत कर रहा हूँ क्षेत्रों में जा कर के, आवारा पशुओं से परेशान है किसान। ये फ्री की आदत डला रहे हैं, बाद में महंगाई बढ़ा दे रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, फ्री का खिला करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप बसों को ले लीजिए, प्राइवेट बसें कैसी रेगुलर चलती हैं, कैसी चलती हैं, और हमारी जो ही परमानेंट हमारे ड्राइवर हो चाहे कोई हो, उनकी मनमानापन किस तरीके की हो जाती है। आप भी इसी देश क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम लोग हैं। जब छात्रों से आप बात करिए तो वो कह रहे हैं कि भाई उस हिसाब से सरकारी नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं, जितनी वैकेंसी खाली है। सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, और जब सरकार की तरफ से या उनके नुमाइंदों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि देखो पकौड़े कर लो या कोई प्राइवेट काम और कर लो। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं बोलना चाहता हूँ। ITI कर रहे हैं लोग, छात्र संख्या देख लीजिए कितने लोग पढ़ने जाते हैं, आप इसी से पता लगा लीजिए। मैं इस पे नहीं कुछ कमेंट करूंगा। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ, जानता हूँ कि छात्र कितना पढ़ने आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारे देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बच्चों को लेती हैं, तो बच्चों को कंपनी वाले वही ले लेंगे जो उस योग्य होगा। तो सरकारी वैकेंसी जिस हिसाब से निकलनी चाहिए, उस हिसाब से जो वादे किए गए थे वो निकाले नहीं गए। पेपर होता है, पेपर आउट हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, पेपर आउट इसके पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार आप देखे होंगे पेपर आउट हुआ है, 24 घंटे नहीं बीता है, आदरणीय योगी जी ने बुलडोजर गिरवा दिया। कोई अब हिम्मत नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज की टीम बनारस पहुंची है और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक अवधेश सिंह जी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे और क्या जो उन्होंने 2017 में वादे किए थे वे जनता के बीच उन वादों को पूरा कर पाए हैं, जिससे जनता का विश्वास 2022 में भी मिले। जब 2017 चुनाव में आप उतरे होंगे, जनता के समक्ष आपने तमाम वादे किए होंगे, उन वादों में कितना पूरा हो गया, कुछ अधूरा भी है क्या? तो मैं आपको यह बता दूं कि अभी पार्टी ने टिकट किसी को नहीं दिया है। पिंडरा विधानसभा का अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई डिक्लेयर नहीं किया है कि कौन उम्मीदवार होगा। मैं अभी विधायक हूं, इस कारण मैं क्षेत्र में दौड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको किया जाएगा। 2017 में हमारी पार्टी का जो एजेंडा था, उस एजेंडा के तहत मैंने कुछ काम किया है और मैं कुछ वादा नहीं किया था। अभी आपको एक बता दूं, ये सब भी हैं साक्षात संजोग से आपके पास हैं। बाबतपुर चौराहे से लेके कपसेठी की एक रोड, डबल लेन की रोड बनी थी, जो किसानों की जमीन में लेकर के बनी थी। बड़ा गांव का बाईपास होते हुए, फतेहपुर होते हुए, कोड़ी और ये चिरविला होते हुए, बलुआ हरेहू कुरू से हमारे क्षेत्र से होकर के कपसेठी सड़क गई थी। 2017 के 6 साल पहले वो सड़क बन गई थी। सपा की सरकार थी, लोगों की जमीन लेकर के सड़क बना दिया गया था। किसी भी व्यक्ति को एक भी पैसा मुआवजा नहीं मिला था, यह मुझे जानकारी भी नहीं थी। जब मैं विधायक बना तो संजोग से ये सब उसी में भुक्तभोगी हैं। ये लोग जो है सारे लोग मेरे पास आए, उन लोगों ने कहा कि सर अब हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों की ज़मीन का पैसा हम लोगों को मिल जाएगा। मैं कहा किस ज़मीन का? कहे जो सड़क बनी है। मैं कहा यह सड़क तो आज के बहुत पहले की बन गई भैया। तो लोगों ने कहा सड़क तो बन गई लेकिन आज तक इसका पैसा नहीं मिला हम लोगों को। तो मुझे भी लगा कि ये तो अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ। मैं आदरणीय योगी जी से जब इस बात को बताया तो उसका एक सर्वे कराया, उसमें करीब 250 करोड़ रुपया ले आकर के मैं किसानों का भुगतान करा दिया। ये तो मैं वादा नहीं किया था, मैं जानता भी नहीं था। 250 करोड़ रुपया ले आके मैं दे दिया। दूसरा, उसके बाद तुरंत 400 बीघे जमीन आपके नागेपुर गांव है, जहां पर कि किसान कभी खेती ही नहीं करते थे, पानी से डूबा रहता था, वो ताल तलैया था एकदम, वहीं पे गंदा पानी इकट्ठा हुआ करता था। 15,000 20,000 रुपये बिस्से की ज़मीन लोग बेच रहे थे, वहाँ पे कोई ले नहीं रहा था। उस ज़मीन को मैं एक्वायर करा दिया। एक्वायर करा करके वहाँ पे 5 से 7 लाख रुपया बिस्सा का ज़मीन जो है सबको करा करके सारे किसानों को मुआवजा दिलवा दिया। कहीं कोई नहीं कह सकता कि मुआवजा नहीं मिला है। 400 करोड़ रुपया ले आकर के उस पर मैं उस ज़मीन को एक्वायर करा दिया, जहाँ पर हमारी सरकार की मंशा है कि उसको पर्यटक के रूप में एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जाएगा उसको। फिर उसके बाद पूरे ज़िले में एक ITI कॉलेज आया था, ये मेरा वादा नहीं था। एक ITI कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि मेरे तरफ से जनपद में एक ITI कॉलेज कहीं खोला जाए। दुर्भाग्य मेरा है कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में नहीं हूँ। हम लोगों का लोकसभा क्षेत्र पड़ता है मछली शहर।
लेकिन फिर भी वो ITI कॉलेज उसको ले आकर के मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में गढ़थवा में जो 14 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे उसको मैंने शिलान्यास कर दिया, बन के लगभग तैयार है। मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर वह भी उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। एक मॉडल थाना आया था यहाँ पे, वह मॉडल थाना आपके सिंधोरा में आप देखेंगे तो जैसे ये बिल्डिंग दिखाई दे रही ऐसे इससे सुंदर वह थाना में वहाँ पे, चूँकि वहाँ से 12 किलोमीटर दूर हमारा फूलपुर थाना पड़ता था, तो वहाँ के लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती थी। तो इस कारण मैं वहाँ पे एक चौकी थी उसको मैं थाना बनवा दिया, तो उस पर भी 12 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ, वह भी बन रहा है। आपके एक नाद नदी है जहाँ पर कि दोनों तरफ बस्तियाँ हैं, इस तरफ के बस्ती का खेत उधर है, उधर के लोगों का इधर है। बरसात के सीजन में अक्सर करके उसमें पानी रहता है हमेशा 12 महीने, और महिलाओं को मैं अपनी आंख से देखा कि सर पे बोझा ले करके और हाँ अपने धोती को ऊपर उठा करके वह रास्ता पार करती थी। जब मैं अपनी आंख से देखा तो मुझे कष्ट हुआ कि यह जनप्रतिनिधि का काम है, इसको अच्छा होना चाहिए। उस पर 3 पुल पास कराया, एक आपके भाई से छताव तक का एक पुल 1 करोड़ 9 लाख रुपया, एक आपका उदार का पुल जो एकदम नीचे से जाता है उस पर 2 करोड़ 25 लाख रुपया, और एक सराय में जहां उदल जी का गांव है उसके बगल में एक पुल वहां पे मैंने सेंक्शन करा दिया है जो बनना शुरू हो गया है। ये हमारे एजेंडा में नहीं था, जब मैं आया और देखा तो मुझे लगा कि यह काम मुझे करना चाहिए। तो इस तरीके की एक फायर स्टेशन, वो फायर स्टेशन आपके पिंडरा में 12 करोड़ रुपए का, वह भी फायर स्टेशन बन के तैयार है। रहने के लिए आवास भी बन गए हैं, 24 आवास बन रहे हैं, फायर स्टेशन बन गया है। सड़क तो मैं समझता हूं कि आप देख लीजिए, पिंडरा मीरा साहब से लेके कठरियाओं का दोहरीकरण करा दिया, 19 करोड़ कुछ रुपया उस पर मैंने दे दिया। हमारे यहाँ जो पर्यटक की दृष्टि से हमारे यहाँ कुछ मान्यता प्राप्त स्थान है जहाँ की नवरात्र ही नहीं, आए दिन वहाँ पे शादी विवाह या गरीब के लोग वहाँ जाके पियरी चुनरी करहिया चढ़ाने का काम करते थे। सरामा जो पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है, सरामा भद्रकाली माँ का मंदिर, उस मंदिर में मैं समझता हूँ भदोही के काफ़ी लोग, बनारस के ये सब लोग वहाँ पे आते जाते हैं। उस पर मैंने दिलवाया 4 करोड़ रुपया उसकी भव्यता और सुंदरता के लिए, कि वहाँ बैठने के लिए हमारी माताएं बहनें आती हैं, उनको बैठने के लिए एक हाल हो जाए और वहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो जाए। गर्मी धूप में कोई स्थान नहीं था, वहाँ एक तालाब है उसका सुंदरीकरण करा दिया, उस पर लोगों को बैठने की व्यवस्था करा दिया। एक हमारे पर नकटी भवानी मंदिर है, नकटी भवानी माँ के मंदिर पे वहाँ पर मैं दिया 4 करोड़ रुपया। वहाँ पे 12 बीघे में है, पूरी 4 दीवारी उसकी करा करके एक अच्छा फाटक उस पर लगाया, और वहाँ पे भीतर भी अब दूसरी किस्त आने वाली है, अगर वो आएगी तो एक अच्छा सा वहाँ भव्य जो है हाल बनेगा जहाँ पे शादी विवाह बैठ करके लोग करें। ये हमारे एजेंडा में नहीं था, जब मैं आया तब। आपके रमईपुर यहीं पे है, पिंडरा में एक माँ का मंदिर है, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हर क्षेत्र में, हर जनपद में, क्षेत्र में एक 50 लाख रुपया मेरे तरफ से वो ले आके मैं रमई पट्टी में दे दिया, रमईपुर में वह बन करके तैयार हो गया। उसका उद्घाटन शिलान्यास किया था, उद्घाटन भी कर दिया। चरई में एक मंदिर है, वह भी मान्यता प्राप्त है माँ का मंदिर, मैं समझता हूँ सब लोग जानते हैं, वहाँ पे बड़ी भीड़ होती है चरई माँ के मंदिर पे, उस पर भी मैं दे दिया 1 करोड़ 10 लाख रुपया। ऐसे ही एक हमारे बसाव में मंदिर है, 10-12 बीघे में है, उस पर मैंने दिलवा दिया 2.25 करोड़ रुपया। इस तरीके की सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को ले आकर के मैंने यहाँ पे स्थापित कराने का काम किया है। ये हमारे एजेंडा में नहीं था, लेकिन जब मैं आया तो मुझे लगा कि इन चीज़ों की आवश्यकता है। और लास्ट में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा हुई, जिस आमूल एक लंबे समय से यह चल रहा था। मैं भाग्यशाली अपने को महसूस करता हूँ, किसानों से हाथ पैर जोड़ करके और किसी तरीके से उनके बीच में और प्रशासन के बीच में समझौता किया, और तब तक सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आ गया, उनका उचित मुआवजा दे करके उस पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास कर दिया है। वो अभी युद्ध स्तर पर शुरू होगा। मैं समझता हूँ कि आमूल के आने से यह मेरा क्षेत्र बहुत ही खुशहाल होगा। सारे लोग गाय भैंस अपने घर में पालेंगे, अपने घर में भी रहेंगे। आज गुजरात को देख लीजिए तो यह दूध की क्रांति का ही एक परिणाम है कि गुजरात आज डेवलप किया है। वही मेरा एक सपना था और उसको ले आकर के मैंने साकार कराया। आपके थाने रामपुर में एक होम्योपैथ यूनिवर्सिटी जो 50 करोड़ रुपए की लागत से वह उसको मैंने टेंडर हो गया है, उसकी भी शुरुआत अब हो जाएगी। मैं शिलान्यास इसलिए नहीं कर सकता कि आचार संहिता है, लेकिन शुरू करा दूंगा। एक बाबतपुर में आपका एरो ब्रिज है,
मैं समझता हूं कि घंटों घंटों लोग जाम हो जाया करता है। उस पर 45 करोड़ रुपया सेंक्शन कराया हूं, 13 करोड़ रुपए का पहला किस्त दे दिया और उसका भी टेंडर हो करके वह भी अपना बोरिंग वोरिंग करके मैं देख रहा हूं, उसका भी काम शुरू करा दिए हैं। आप देख लीजिए, मंगारी बाजार है, पूरा सीमेंटेड करा दिया मंगारी बाजार को। धौकलगंज बाजार जो सरामक तरफ जाता है सीमेंटेड करा दिया। आपका अनई बाजार पूरा सीमेंटेड करा दिया। सिंधोरा बाजार आधा सीमेंटेड, आधा उसका भी सेंक्शन करा दिया, सीमेंटेड हो गया। हमारे दलित बस्ती में यहाँ पे करोड़ों रुपया बड़ा गांव के ठीक पीछे वहाँ पे दलित बस्ती थी, खुला नाला बजबजाता हुआ था, उसको पक्का करा के उसको ढकवा दिया। बाजार में 500 मीटर वहाँ पे मैंने नाली उसको दिलवा दिया। ये सब सरकार की योजना की तरफ से है। और उसके बाद आपका कठिराव बाजार वो अभी सीमेंटेड होने जा रहा है, वहाँ भी पानी निकासी का काम कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं समझता हूँ कोई गांव नहीं छूटा होगा, कोई स्थान नहीं छूटा होगा जहाँ पे कि अवधेश सिंह कुछ न कुछ काम न कर दिए हों। इसलिए मैं जानता हूँ कि 2022 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में विकास के बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। मैं समझता हूं कोरोना काल में आप देखे होंगे राशन का वितरण आप देख रहे हैं, कोई बंटवारा नहीं हुआ, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो भी उस कैटेगरी में है। मैं समझता हूँ 90% लोग, गांव के लोग फ्री में राशन 1 साल से खा रहे हैं केवल कोरोना के कारण, कि कहीं ऐसा ना हो कि भूख के मारे। ये हमारी भारत सरकार की योजना, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। अभी आप कोविड का देख रहे हैं, जो सुई लग रही है, वो सुई बाजारों में 2000 से लेकर 2500 रुपये तक की एक सुई लगती है। और वो सुई दो सुई, मैं समझता हूं कि एक घर में अगर 10 की संख्या है तो कितना बड़ा खर्च सरकार के ऊपर हुआ होगा, आप इसको देख सकते हैं। सारी बातें आपने ठीक की। आपने बताया कि भाई आपने आधारभूत जो बुनियादी ढांचा उसको आपने विकास किया, किसानों का जिक्र आया, अमूल का जिक्र आया। सवाल यही होता है, क्योंकि किसानों को जब मैं बातचीत कर रहा हूँ क्षेत्रों में जा करके, आवारा पशुओं से परेशान है किसान, और कह रहे हैं कि भाई किसान आमदनी की दोगुनी क्या, फसल सब चौपट कर जा रहे हैं, आवारा पशु दोगुनी की संभावना ही नहीं दिख रही है। कह रहे हैं आधी हो गई है कमाई, बहुत सारे किसानों का ऐसा कहना है। मैं आपके माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले इसी क्षेत्र में देख लीजिए, इसके पहले उपज क्या थी, अब क्या है। जब से लोग कह रहे हैं आवारा पशु, मेरा यह मानना है कि ऊपर भगवान की ही कृपा है कि हम सारे लोग बचे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं की कृपा, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो, कुछ हो, उन्हीं की कृपा से सब लोग हैं। मेरा तो यह मानना है कि वह निश्चित रूप में फसलों का कुछ नुकसान किए होंगे, तो उसी खेत में जितना उपज उसके पहले वह कर रहे थे उससे 1.5 गुना 2 गुना हुए होंगे, कम नहीं हुआ होगा। ये ऊपर वाले ने पूरी तरीके से, उनका ही ये सब लोग मानते हैं कि जिसको हम कह रहे हैं कि यह खा गए, तो भगवान ने कहा कि खाने दो उनको, देने वाले हम हैं। उसमें उपज उन्होंने बढ़ा दिया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसी क्षेत्र का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, इसके पहले कितना धान लोग बेच रहे थे, इसके पहले कितना गेहूं लोग बेच रहे थे, अब उपज बढ़ी है तब नहीं इतनी संख्या में उसको बेच रहे हैं। तो मेरा मानना है यह कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के मुद्दा बना के कहते हैं, लेकिन मैं तो यही देख रहा हूं कि उपज हमारा बढ़ा है और किसानों को अच्छा मूल्य दे करके। अब आप ये बताइए, उनसे पूछिए कि आपके गांव से मोदी सरकार 2000 रुपये, 1968-70 रुपये का गेहूं खरीदती है, हर गांव से गेहूं और धान खरीदती है और उसी गांव के लोगों को फ्री में खिला रही है। यह कम बात है? बहुत सारे लोगों का कहना है ये फ्री की आदत डला रहे हैं, बाद में महंगाई बढ़ा दे रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो फ्री का खिला करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, प्राइवेट के सवाल पे तो मुझे भी यह कहना है, मैं अपना अनुभव मैं बता दूं कि काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर था। एक बढ़ई का लड़का काम करता था और वह इतना अच्छा काम करता था, पार्ट टाइमर उसको रखा गया था। तो मैं विकास अधिकारी भी बनाया गया था। तो मैं उसको देखा कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है, तो बड़ा कारीगर है। उसको मैं परमानेंट करा दिया उसी जगह। जब परमानेंट करा दिया तो 1 साल भी नहीं बीता, उसके सारे गुण गायब, उसके जितनी काबुलियत थी सब गायब। जब तक वह प्राइवेट था, जब तक वह कम पैसा पाता था, तो उसके इतने अच्छे हुनर थे। जो ही उसको परमानेंट में करा दिया, तब तक लोग यही कहना शुरू किए कि भैया इसको बताइए अब क्या हो गया। उससे मैं पूछता था तो हंसे, कह रही साहब लोगन रोजा तो बुलाओ थो तो क्या करी हम।
अब हमें कुछ कर ही कोलाई सही, अंड का बंड काम कर देता था किसी के घर में जाके, अध्यापकों के घर में। तो मेरा एक मानना है, हमारे रगों में जो चीज़ें हैं, यह देशभक्ति जब तक हमारे मन में नहीं होगी, यह देश मेरा है, यह प्रदेश मेरा है, यह गांव मेरा है, जब तक इस तरीके का भाव नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। हमारा घर ही देख लीजिए, एक घर में कमाने वाला व्यक्ति हो और सब लोग ये सोचे कि मेरा तो वह कमा रहा है और उसका हम दुरुपयोग करें, वह घर आगे नहीं बढ़ सकता है। यदि यह लोगों के मन में हो कि एक मेरा बेटा कितना मेहनत करके कमा रहा है, क्यों ना उस पैसे का हम सदुपयोग करें, क्यों ना हम कुछ करें, तो उसका घर बढ़ता है और वो आगे लोग बढ़ते हैं। यही भावना है। मैं कह रहा हूँ, चाहे आप बसों को ले लीजिए, प्राइवेट बसें कैसी रेगुलर चलती हैं, कैसी चलती हैं, और हमारी जो ही परमानेंट हमारे ड्राइवर हो चाहे कोई हो, उनकी मनमानापन किस तरीके की हो जाती है। आप भी इसी देश क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम लोग हैं, तो ऐसा नहीं है, इस तरीके की नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ही विकल्प है सुधार का? मुझे लगता है नहीं। हम सुधरे अपने आप को, हमारे अंदर यह चेतना बने कि हम निश्चित रूप में, जैसे ले लीजिए बिजली विभाग का, बिजली विभाग के हर जगह हमारे जितने भी आपके 32 kVA के 33 kVA के पावर स्टेशन हैं, उस पे हमारे सरकारी एम्प्लॉय रखे गए हैं। लेकिन वहाँ पे काम करने कौन जाता है? अगर गांव पे लाइन फॉल्ट होती है तो वह प्राइवेट आदमी रखे हैं, उनको बेचारे गांव के लोग 100-50 रुपया देते हैं और जा करके करते हैं, और वही लोग उनसे कह देते हैं। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह देश हमारा है। कल तक इसी प्राइमरी विद्यालय में, मैं बताना चाहता हूं आपको, कल तक प्राइमरी विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या थी? आप जहां बैठे हुए हैं, इसी बगल में हमारा सगुनाहा गांव है। मैं 2017 में विधायक बनता हूं, और विधायक बनने के बाद जब मैं उस विद्यालय पर जाता हूं तो छात्रों की संख्या 7 थी। जहां पर अध्यापक 5 थे, वहां पे कोई नहीं। एक जो अंशकालिक अध्यापक रखा गया था लड़का, वही अकेले विद्यालय पर था। मैं चला गया, गाड़ी खड़ी किया, मैं बैठा कुर्सी निकाल के, मैं डीएम को फ़ोन किया, मैं कहा आप जब तक आएंगे नहीं मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। वहाँ पे मैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराया। कार्रवाई कराने का उद्देश्य नहीं था कि मैं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करूँ, मुझे कड़ाई करवाना था। और आज अध्यापक भी मौजूद हैं और 200 से ऊपर लड़के वहाँ हो गए हैं। वही अध्यापक जब आदरणीय योगी जी ने उस पर कड़ाई की तो कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ पे छात्र संख्या बढ़ न गई हो। इस तरीके से एक भावना केवल हमारे अंदर आ जाए। हम अध्यापक चेंज भी नहीं किए हैं, वही हमारे कल के अध्यापक अब रेगुलर आते हैं, पढ़ाते हैं। जब पढ़ाते हैं तो अभिभावकों का विश्वास जगा वहाँ के प्रति, तो अपने बच्चों को भेजना लोग शुरू किए। नहीं 300-500 रुपये महीना दे करके प्राइवेट स्कूलों में लोग भेजा करते थे, कॉन्वेंट में। अब सारे बच्चे अब प्राइमरी स्कूल में आते हैं। क्यों? हमें जगा कि वास्तव में सरकार मुझे 50-60 हज़ार रुपया दे रही है, हमारा नैतिक कर्तव्य है उसका हम पालन करें, और करना शुरू किया लोगों ने। तो आप देख रहे हैं कि अब विद्यालयों में छात्र संख्या भी बढ़ गई है। छात्रों की बात आई तो आंदोलन भी देश में तमाम छात्र कर रहे हैं, प्रदेश में हो रहा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। जिन भी आप युवाओं से निकल जाइए, बातचीत करिए, जहाँ भी तैयारी करने वाले, इलाहाबाद में भी हो, बनारस में भी तमाम जगहों से पढ़ने छात्र आते हैं, लखनऊ भी जाते हैं, अन्य शहरों में भी जाते हैं। जब छात्रों से आप बात करिए तो वो कह रहे हैं कि भाई उस हिसाब से सरकारी नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं जितनी वैकेंसी खाली है। सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। और जब सरकार की तरफ से या उनके नुमाइंदों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि देखो पकौड़े तल लो या कोई प्राइवेट काम और कर लो। तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? लगता है बेरोजगारी है, ये जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, क्या ये सही है? मैं नहीं मानता हूँ। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अग्रेसित किया है। आप आईटीआई कर रहे हो, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, नहीं बोलना चाहता हूं, आईटीआई कर रहे हैं लोग। छात्र संख्या देख लीजिए कितने लोग पढ़ने जाते हैं वहां पे, आप इसी से पता लगा लीजिए। मैं इस पे नहीं कुछ कमेंट करूंगा, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूं, जानता हूं कि छात्र कितना पढ़ने आते हैं। कहीं बेरोजगारी नहीं है, काम करने वालों के लिए सब स्थान खुला हुआ है। मैं देखा हूँ वहीं पे मेरा भारतीय युवा मोर्चा का एक लड़का है, ब्राह्मण है, आप जाके देख लीजिए। अपने उसके पिताजी की एक दुकान थी, जरा भी संकोच उसके अंदर नहीं है, आराम से पढ़ा लिखा है, आराम से अपनी दुकान पर रहता है, हंसता खिलता है सबके साथ। और वहाँ पे दुबे जी का लड़का और चौराहे पर बैठ करके अपना काम करता है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आप चलें। आप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारे देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बच्चों को लेती हैं,
तो बच्चों को कंपनी वाले वही ले लेंगे जो इस योग्य होगा। आप जाते हो जब इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू लेके ही कोई अपने यहाँ देगा, तो जो अच्छे बच्चे यहाँ जाते हैं उसमें। तो मैं ये चाहूँगा हर बच्चा ईमानदारी से अपनी माँ बाप के प्रति एक अच्छा भाव रख के, इस देश के प्रति भाव रख करके, घर से माँ बाप गरीबी में किस तरीके से उसे बढ़ाने की चेष्टा रखते हैं और एक सपना देखते हैं कि हम अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं। मैं उन बच्चों से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आप ऐसी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करें, ऐसी शिक्षा ग्रहण करें ताकि आपको रोजगार सुलभ हो सके। नहीं, फिर जो सरकारी वैकेंसी जिस हिसाब से निकलनी चाहिए उस हिसाब से जो वादे किए गए थे वो निकाले नहीं गए। पेपर होता है, पेपर आउट हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, पेपर आउट इसके पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार आप देखे होंगे पेपर आउट हुआ है, 24 घंटे नहीं बीता है, आदरणीय योगी जी ने बुलडोजर गिरवा दिया। कोई अब हिम्मत नहीं करेगा। आप ये भी तो देख रहे हैं कड़ाई कि किस तरीके से कड़ाई उन्होंने किया है। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं डेवलप की जाती कि पेपर ही ना आउट हो? मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर विश्वास करके मैं दे दिया और गलती आप कर दिए, तो कोई क्या करेगा? मैं आपके ऊपर विश्वास किया, आप पेपर छापने की जिम्मेदारी आपको दे दिया गया और आपके चेहरे पर लिखा है कि बड़ा मासूम आदमी दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम करेगा, और आप अपनी मासूमियत के अंदर यदि गलत काम कर दें तो आप गलत काम करने के बाद दंडित किए जा सकते हैं ना। दंडित उतना आज तक के इतिहास में कभी कोई नहीं हुआ था जितना आदरणीय योगी जी ने 24 घंटा के भीतर करके दिखा दिया। अब कोई हिम्मत नहीं करेगा। एक लंबी परंपरा है भ्रष्टाचारियों की, भ्रष्टाचार लोग करते आए हैं, धीरे धीरे समाप्त होगा। 5 साल में आप उसको दूर नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे आपने गुंडागर्दी को देखा है कि कैसे रुका है। किसी जनपद में आप आंदोलन नहीं देखे होंगे, कहीं पे आप हिंदू मुस्लिम का विवाद झगड़ा नहीं देखे होंगे। क्यों? इसके पहले क्यों होते थे यूपी में, आज क्यों नहीं हुए हैं? बंद हो गया इसलिए कि कड़ाई की गई। बुलडोजर का खौफ है क्या? बुलडोजर का खौफ नहीं, बुलडोजर का खौफ हमें और आपको नहीं है। बुलडोजर का खौफ उसको है जो आतताई थे, जो गरीबों का शोषण करते थे, जो दूसरों की जमीन कब्जा करते थे, जो दूसरों के गुंडई करके उनसे पैसा लेते थे, उनको दहशत है इसका। आम लोग तो आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। एक और ज्वलनशील मुद्दा है महंगाई। महंगाई को लेकर के भी लोगों में बड़ी निराशा है, हताश हैं लोग। कह रहे हैं भाई सरसों का तेल इतना महंगा हो जा रहा है, पेट्रोल डीजल, क्योंकि जब डीजल की बात आती है तो उसका सीधा सीधा जुड़ाव कहीं ना कहीं किसानों से होता है। पंपिंग सेट से वो अपना खेत की सिंचाई, सारी चीज़ें। नहीं, ये सारी चीज़ें जो है कैसे देखते हैं? महंगाई है या नहीं है, आप लोगों को लगता है? मेरे दृष्टि से आप मुझे ये बता दें, इतनी बिजली मिल रही है कि पंपिंग सेट अब कहाँ रह गया है क्या कहीं पंपिंग सेट गाँव में? मैंने कुछ जगह देखे हैं। होगा इन्हें गिने, जहाँ हर घर में पंपिंग सेट था वहाँ कहीं खोजने को मिलेगा। निश्चित रूप में आप मुझे ये बताइए, हम किसान हैं, हम जो है सरसों आज महंगा हुआ, हम सरसों की खेती करते हैं, हम सरसों खरीदते हैं, हम इन्हें खरीदते हैं और खरीद करके उसका तेल बनाते हैं। तो उपज अगर कभी कम हो सकता है तो स्वाभाविक है कि क्षण भर के लिए महंगाई होती है, लेकिन सरकार उस पर भी कंट्रोल करने का पूरा प्रयास की है और किया है उन्होंने। आज आप देख रहे हैं गरीबों को तेल भी मिल रहा है राशन की दुकान पे। इसको कोई नहीं बताने वाला है कि फ्री में गेहूं, फ्री में चावल, फ्री में दाल और फ्री में नमक, फ्री में चना और फ्री में तेल। इस पे कोई आपको नहीं बताता है, आप नहीं पूछते, इसको भी पूछा करिए वह कहाँ से आ रहा है देश में। इसीलिए कि गरीब हमारा मरने ना पाए, उसको हम कुछ ना कुछ देते रहें। तो ये गरीबों को दे करके बाकी दाम बढ़ा दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहा आपसे। ये आपकी सोच हो सकती है कि गरीबों को दे के हम दाम बढ़ा देंगे। किसके लिए दाम बढ़ाएंगे? कोई गांव बचा है क्या कि जिसके घर में देश और प्रदेश की योजना का लाभ न मिला हो? कोई हिंदुस्तान में कोई घर, आप जरा इसका भी सर्वे कर लीजिए, कोई ऐसा घर हो जिस घर में भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की योजना हर घर में न गई हो? खोज डालिए जरा। हमारा तो ये विचार नहीं है कि हम महंगाई करके बड़े लोगों को करें। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई धर्म और जाति की बात नहीं, एक स्वर से सबका साथ सबका विकास। 22 चुनाव के नतीजे क्या होने जा रहे हैं? आप लोग भी फील्ड पे घूम रहे होंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, देख लीजिएगा आप। तो सीटों का आकलन कर रहे हैं आप लोग? अब मैं तो पूरे प्रदेश का नहीं बता सकता, मैं अपने क्षेत्र का बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक वोटों से यहाँ चुनाव जीतेगी। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।